है ना। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का चर्चा स्टार्ट किए थे, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए हमको, तब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या क्या चीज था थोड़ा बताइए तो। मान लिया जाए कि एक कोई भी लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो इसमें कुछ करंट आएगा, इसमें कुछ करंट आएगा, उस करंट की वजह से देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक, बोलो, ऐसा है। अब ये जो करंट होगा इसकी वजह से इसमें से कुछ फ्लक्स पास होगा, वो फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है बी पे, नहीं, और वो बी निर्भर करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, डिनोटेड बाय कैपिटल एल। यस और नो? तो और अगर इस करंट को मैं समय के साथ बदलूं तो ये फ्लक्स भी समय के साथ बदलेगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, या एल बराबर ई बराबर माइनस एल डी ए बाई डी टी। यहाँ पे एल को हम कांस्टेंट माने हैं, ठीक है? इज दैट ओके? ओके, अब हम इसको थोड़ा सा हमको समझाओ कि हुआ क्या इसमें। हुआ ये कि खुद के लूप से पास होने वाले करंट की वजह से इस लूप के प्लेन को कट करता हुआ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, है ना। इस करंट को अगर मैं बदलूंगा तो फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से ये फील्ड लाइंस का डेंसिटी भी बदलेगा, इन अ वे फ्लक्स भी बदलेगा। अपने ही लूप से पास होने वाला फ्लक्स खुद के करंट के पर निर्भर कर रहा है, और खुद के करंट को समय के साथ बदलूंगा तो अपने ही लूप से पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलेगा, और इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी या माइनस एल डी आई बाई डी टी। इज दैट ओके? बोलो। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ना तो फाई पे निर्भर करता है ना तो आई पे निर्भर करता है, दिस इज अ कांस्टेंट। किन चीजों पे निर्भर करता है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक। और इसका यूनिट जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी, जिसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फ्लक्स का वेबर होता है और करंट का एम्पियर होता है, तो वेबर बाय एम्पियर जो होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। इज दैट ओके? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है सर। तो अब अगर कभी भी आपको कोई भी अगर आपको कॉइल दे दे, कंडक्टिंग लूप दे दे और उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोले पता करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस कॉइल से कुछ करंट आई पास कराएंगे, उस कॉइल से कुछ करंट आई, और करंट आई पास कराने के बाद उस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो पता कर लेंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो समथिंग इनटू आई के बराबर आएगा। इस समथिंग को ही हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे सेल्फ इंडक्टेंस पता करेंगे सो बताओ तो जरा। हम जो भी कॉइल या जो भी लूप से का सेल्फ इंडक्टेंस पता करने बोलेगा, सबसे पहले उससे एक करंट आई पास करा देंगे, उस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा पूरे लूप के भिन्न भिन्न जगहों पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उससे कुछ फ्लक्स भी पास करेगा। टोटल फ्लक्स पता करेंगे, सिर्फ एक टर्न से नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो जितना भी फ्लक्स है हर टर्न के करस्पॉन्डिंग टोटल फ्लक्स जब तुम पता करोगे तो पक्की बात है कि समथिंग इनटू आई के बराबर होगा, क्योंकि करंट के प्रोपोर्शनल भी होता है तो फ्लक्स भी करंट के प्रोपोर्शनल होगा। वो जो समथिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कहो हाँ। तो अभी हम लोग पता करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वर्ड इससे पहले आप सुने हैं? सुने नहीं सुने? अरे कहो हाँ। तो अगर आप सोलेनॉइड सुने हैं तो सोलेनॉइड होता कैसा है? ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यस और नो?
ठीक। और इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड कब बोलेंगे हम लोग? अगर इसका रेडियस को स्मॉल r दे दिए और लेंथ को l दे दिए हैं। अगर l का वैल्यू r से बहुत 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 ज्यादा हो देन दिस विल बी एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। कहो हाँ। अब इसमें जब ये दिया जाएगा सोलेनॉइड तो आपको रेडियस दिया जाएगा, लेंथ भी दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि आपको एक और चीज यहाँ दिया जाएगा। जब आप सोलेनॉइड पढ़ रहे थे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड क्या 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 था फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई। छोटा एन, वो छोटा एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बताता था कि कितना टाइटली हम उसको वुंड किए हैं, है ना, लपेटे हैं। तो स्मॉल एन जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इज दैट ओके? और ये तीनों चीज दिया है आपको, रेडियस, लेंथ एंड स्मॉल एन। और आपसे पूछा जा रहा है कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। ठीक है। हाउ शुड आई प्रोसीड? मैंने आपको बता दिया है कैसे प्रोसीड करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इससे एक करंट पास कराएंगे। इससे क्या करेंगे? एक, मान लिया जाए कि वो करंट हम ऐसे पास कराते हैं, मान लिया जाए उससे करंट हम आई ऐसे पास कराते हैं। ठीक, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, नहीं, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? कहो हाँ। बोलना, क्या बोल रहे हो? यहाँ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहें, माने क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या? इसको बीच से एकदम ऐसे ऐसे करके काट देंगे तो हमको इन जगहों पे ये सब जो जगह है यहाँ सब पर करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा कि बाहर आता हुआ? बाहर आता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो है हम करंट्स को ऐसे डॉट से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? और यहाँ पर जो करंट होगा वो सब अंदर जाता हुआ दिखेगा ना, ऐसे आ रहा है और सब घुस रहा है। यहाँ पे हम क्रॉस से दिखा सकते हैं। बोलो, ये जो डॉट और क्रॉस है ये करंट का डायरेक्शन है। अब क्या तुम बता सकते हो कि करंट अगर ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? राइटवर्ड। और ये एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करना चाहिए हम लोगों को? आपको इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कराया गया है, हाँ कि ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू कितना है? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू। क्लियर? अब हमको जरा एक बात बताओ कि इस बी की वजह से एक पर्टिकुलर लूप जो होगा एक टर्न का, उसमें कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू वन टर्न। एक टर्न से कितना फ्लक्स आएगा? बी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, है ना? गलत कि सही? और इस तरीके के बहुत सारे टर्न होंगे। कितने टर्न होंगे? अगर हम टोटल फ्लक्स पता करना चाहें तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न से। यहां से यहां तक में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? स्मॉल एन इंटू एल। एन इज 1 मीटर का नंबर ऑफ टर्न, एल मीटर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न एन इंटू एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। एन एल समझ में आया? एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन इंटू एल इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यस और नो? एक टर्न से इतना फ्लक्स तो एन एल टर्न से एन एल इंटू इतना फ्लक्स। इज दैट ओके? तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू जो आया वो टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना आया जरा बताओ तो? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और बाहर में आ गया आई। आपको पता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है
वो सेल्फ इंडक्टेंस इंटू आई के बराबर, उससे अगर कंपेयर करूंगा तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। कहो हाँ। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ एंड रेडियस, माने डायमेंशन पे निर्भर कर रहा है, डायमेंशन माने रेडियस एंड लेंथ, प्लस स्मॉल एन पे भी निर्भर कर रहा है, मतलब कितना टाइटली तुम उसको वुंड किए हो उस पे भी निर्भर। और ये म्यू नॉट क्या है, अभी हम लोग पता कर रहे हैं किसमें, वैक्यूम में, क्या क्या चीज में, तो यहाँ पे म्यू नॉट आया है। मान लीजिए कोई मीडियम बदल गया तो ये यहाँ म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो हम तीनों जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, वन इज रेसिस्टर, अनदर वन इज कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इन सब में हम लोगों ने देखा कि ये सब ये जो निर्भर करता है किन किन चीजों पे निर्भर करता है, कि डायमेंशन पे तो तीनों ही निर्भर करता था, कैपेसिटर भी, रेसिस्टर भी और ये भी, और कैपेसिटर भी मीडियम पे निर्भर करता था, ये भी मीडियम पे निर्भर कर रहा है, ये एडिशनली जो है कितना टाइटली टर्न्स जो है वुंड किया गया उस पर भी निर्भर करता है। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी आपको काम देगा, ये डेरिवेशन भी। इज दैट ओके? लिख लीजिए, अगर आपको पूरा लिखना है तो हाँ। लिख लीजिए बच्चों, यहां पर एक चीज केवल और थोड़ा लिख लेना कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल को वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं ना, तो आप सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू भी लिख सकते हैं, भी इज वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल, नहीं बोलो, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। ऑल्दो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इन्फिनाइट सोलेनॉइड का ही ट्रेडिशनली लोग करवाता है, एक आध जगह तुमको मिल जाएगा एक रेक्टेंगुलर टोराइड। क्या डू यू नो द टोराइड? टोराइड वर्ड, तो टोराइड का शेप तो इससे पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, है ना। जैसे सोलेनॉइड को ही अगर हम दोनों एंड को मोड़ देंगे तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोराइड, डोनट शेप का, है ना। तो सोलेनॉइड का ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, फर्ज करो कि क्रॉस सेक्शन कैसा हो, रेक्टेंगुलर, कैसा हो, तो आपको ये चीज जो दिख रहा है ये क्या है, आधा ही सोलेनॉइड है, सॉरी आधा ही टोराइड है। इस पर जो टर्न लपेटा हुआ होगा वो कैसे लपेटा हुआ होगा, कुछ ऐसे नहीं, और ये फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे होगा और फिर ये नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लपेटा हुआ होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और करंट आई होगा। क्या आपको टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या, बताओ। बी जो होता था, अगर मान लीजिए इसमें करंट आई है तो बी जो होता था वो होता था म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे n बाई 2 पाई आर जो था वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी हो जाता था। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल N जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द टोराइड। मान लीजिए कि अगर हम यहां से यहां पर तक का दूरी देखें तो दिस इज स्मॉल r, ऑब्वियसली स्मॉल r यहां से यहां तक वेरी करेगा। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जब टोराइड पढ़ रहे थे, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोई भी टोराइड, तो उसमें हम लोग ये दोनों लेंथ को जो लक्ष्मी मान लिए थे, बोले थे कि यहाँ से यहाँ तक हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। जरूरी नहीं है कि सेम होता, अगर वो रेडियस अच्छा क्रॉस सेक्शन ठीक ठाक बड़ा होगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका दूरी ज्यादा नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तब भी वो फॉर्मूला वैलिड होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई
स्मॉल आर, यस और नो। तो एक बात बताओ कि ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं या टोरॉइड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किधर होगा? हाँ, ऐसे इन करेगा और यहां पर आउट करेगा, यहां पे आउट करेगा, यस और नो, बोलो। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे करके गोल गोल घूम करके वहां से बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा? बेसिकली कंप्लीट टोरॉइड होगा तो ऐसे कंप्लीट लूप बनाएगा। इज दैट ओके? क्या मेरा बात आप समझ पाए? ये जो टोरॉइड है ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसके बाद ऐसे निकल के ऐसे निकल करके फिर ऐसे गया और ये पूरा लूप बनाया हुआ है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बोर्ड में इन करेगा, फिर दूसरे साइड से ऐसे घूमेगा घूमेगा और फिर यहाँ आउट करेगा। ये टोरॉइड यहाँ के बाद भी है, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि कंप्लीटली ऐसे एक क्लोज लूप बना रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट ओके? बोलो। तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? क्या इस जगह पे आप यहाँ पर इस जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता सकते हैं? लिख ही चुके हैं हम, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई। अगर मान लीजिए यहां पर एक पतला सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लें डीआर लेंथ का, ठीक है क्या? बोलो। तो इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? बी इंटू ये वाला एरिया। नहीं, यहां से यहां तक में बी का वेरिएशन नेग्लिजिबल, तो छोटा सा जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा फ्लक्स क्या होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर इंटू ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? एच इंटू, कहो हाँ, यस और नो। और अगर हम यहां से यहां तक फ्लक्स पता करना चाहें तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, सारे डी फाई का समीशन। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? म्यू नॉट एन एच आई बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई, इज दैट ओके? आर का लिमिट कहां से कहां तक वेरी कराओगे? R1 से R2 तक, यस और नो। तो ये अगर R1 से R2 तक ले जाओगे तो 1 बाई आर डी आर होता है ln R, तो ln R2 माइनस ln R1। तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन एच बाई 2 पाई ln R2 कैपिटल था क्या? R2 और ये भी R1, तो ये क्या हो जाएगा? ln R2 बाई ln R2 बाई R1, और यहाँ पे I बाहर रहेगा। तो I के अलावा जो बाकी चीज है दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। अरे है ना? तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आया? म्यू नॉट एन एच बाई 2 पाई ln R2 बाई, यस और नो। फिर से देखो, आपने कहीं लिखा नहीं लेकिन आपको लिखना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। नहीं, R2 R1 क्या है? डायमेंशन के बारे में बात करता है। H किसके बारे में बात करता है? डायमेंशन के बारे में। N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हाउ टाइटली वायर्स आर वुंड, है ना। और म्यू नॉट मीडियम पे, उसके बाद डायमेंशन पे एंड वाइंडिंग के डेंसिटी पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। भाई इसमें तो पेरीमीटर फिक्स है ना, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना टाइटली ये वुंड होगा, यस और नो। उन्हीं सब चीजों पे निर्भर कर रहा है। क्लियर? ये लिख लेना कि L डिपेंड्स ऑन मीडियम, डायमेंशन ऑफ द इंडक्टर एंड द डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इज दैट ओके? तो इसको भी लिख लीजिए। अरे बात समझे कि नहीं समझे इसमें क्या हो रहा है? ये टोरॉइड जो है वो ऐसा है, सॉरी, ये ऐसे यहां से करंट जा रहा है, फिर यहां से नीचे आ रहा है और फिर इसके ऊपर लपेटा हुआ है इस तरीके से ढेर सारा। ओके, तो इसको लिख लो भाई। अच्छा, ये बात समझे ना बाबू कि एक मिनट, यहाँ एक चीज थोड़ा सा बस हम ये कह रहे थे जो माइनर मिसिंग है। ये जो फ्लक्स था, ये जो फ्लक्स है, ये कितने टर्न से है? एक टर्न से ना, यहां से निकल रहा है। इस तरीके के कितने नंबर ऑफ टर्न है? n ना। तो ये जो है फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न है। बोलो, ये भी फ्लक्स थ्रू 1 टर्न है। और अगर टोटल फ्लक्स हमको देखना होता तो यहाँ पे n को एक बार और मल्टीप्लाई करना होता ना, है ना।
यहाँ पे क्या आएगा, n का स्क्वायर। इज दैट ओके? वहां पे भी किए थे, भूल गए थे, म्यू नॉट ni के बाद nl से मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही यहाँ पे जो फ्लक्स था एक टन से उसको नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। इज दैट ओके? लिख लो इसको। और ये बात समझ लेना कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से यहां तक जो निकल रहा है वो फ्लक्स सारे टर्न से गुजर रहा होगा ना, सेम फील्ड लाइंस, तो इसीलिए कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ जी, तो अपन क्या कह रहे थे कि जो इंडक्टेंस है उसका भी तो सिंबल होगा, जैसे रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। नहीं, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है ना ऐसा, रेसिस्टर है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऐसे दिखाते हैं ना इस सिंबल से। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका, इंडक्टेंस का, ठीक है? हाँ जी सर, तो इंडक्टेंस का सिंबल जो है वो ऐसा होता है, जो सोलेनॉइड हम बताए ना वैसा ही, ठीक? हम दो क्यों बताए हैं, एक होता है आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर के पास सिर्फ इंडक्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, और एक होता है नॉन आइडियल इंडक्टर, है ना, उसमें इंडक्टेंस भी होता है और रेसिस्टेंस भी होता है। सच्चाई यही है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली जब पढ़ेंगे अभी तो प्योर इंडक्टर का बात करेंगे, उसमें रेसिस्टेंस का बात शुरू में नहीं करेंगे। बहुत सारे सवालों में आपको एल और आर दोनों दिया जाएगा, तो उस एल, इस वाले को आप कायदे से देखें तो एक प्योर एल प्लस एक आर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है क्या सर? ओके, तो दिस इज सिंबल। अब हम लोग इसमें देखेंगे केवीएल कि केवीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है? मौका मिलेगा आपको लिखने का। एक बात बताओ, एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर है, इससे करंट आई पास कर रहा है, इससे करंट आई, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो आई पास कर रहा है तो इसमें कुछ फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, L इंटू आई, L इंटू, तो EMF इंड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस d∅/dt, यस और नो? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ L di/dt, ओके, assuming that L is constant, ठीक है क्या? तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको जब भी ये देखना हो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, तो वो कितना हो जाएगा, L di/dt, डेल्टा V कितना हो जाएगा, L di/dt। आप एक काम कीजिएगा सर, इसको हायर मान लीजिएगा और इसको, लेकिन ये सच्चाई हर बार नहीं होगा, ये सच्चाई हर बार नहीं होगा। आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, तो P से Q पे जब जाइएगा तो लिखेंगे Vp माइनस L di/dt इज इक्वल टू VQ। Vp माइनस, यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितने से घटेगा, L di/dt से, तो ये Vp माइनस VQ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L di/dt। इज दैट ओके? अब यहां से तुमको एक बात समझ में आएगा कि अगर करंट समय के साथ बदल रहा है, करंट समय के साथ ऑब्वियसली बदल होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर ये करंट समय के साथ बढ़ रहा है तो di/dt विल बी पॉजिटिव, di/dt विल बी दैट, देन Vp इज ग्रेटर देन VQ, Vp इज ग्रेटर देन, हम क्या बोले कि इफ I is increasing with time t, if I is increasing with time t, then di/dt will be positive and then Vp will be greater than VQ, कहो हाँ। और अगर if I is decreasing with time t, अगर I समय के साथ घट रहा है, then di/dt will be negative, di/dt will be negative, मतलब Vp कम and VQ, तो आपका Vp will be small and VQ will be large, greater, is that okay? मैं सिंपली आपसे कह रहा हूं कि आप हमेशा ऐसे ही दिखाइए, हमेशा
ऐसे ही दिखाई, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। आप इक्वेशन ऐसा लिखिए, आपको जब भी इक्वेशन लिखना हो आप ऑलवेज इक्वेशन ऐसा लिखिए कि एक इंडक्टर को क्रॉस कीजिएगा करंट के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल विल फॉल बाय एल डी आई बाई डी टी। लेकिन ये बात डी आई बाई डी टी के साइन पे अब निर्भर करने लगा। फॉल वर्ड जो है वो आप लिख तो दिए हैं, लेकिन वो फॉल करे कोई जरूरी, मेरा बात समझे। आप इंडक्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कीजिएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर को क्रॉस कीजिएगा करंट के डायरेक्शन में माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो अपने आप ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपको कभी भी किसी भी इंडक्टर को क्रॉस करना हो, यहां सी से डी जाना हो, केवल ध्यान दीजिएगा कि लेट से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप ऑलवेज लिख दीजिए वीसी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वीडी। आप ऐसा लिख लिए। ये जो चीज है ये क्या है, केवीएल इन इंडक्टर। इंडक्टर में जो केवीएल है, देखिए रेसिस्टर में हम लोग क्या बोले थे कि करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो आईआर से पोटेंशियल घटता है, करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो आईआर से पोटेंशियल बढ़ता है। कैपेसिटर में क्या बोले थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाते हैं तो क्यू बाई सी से पोटेंशियल घटता है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं तो क्यू बाई सी से पोटेंशियल बढ़ता है। इसमें करंट के डायरेक्शन में इंडक्टर को क्रॉस कीजिएगा तो एल डी आई बाई डी टी से पोटेंशियल घटेगा, करंट के ऑपोजिट जाइएगा तो एल डी आई बाई डी टी से पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन ये घटेगा और बढ़ेगा हर बार सही नहीं है। आप सिंपली कह दीजिएगा कि भाई VC से VD पे गए, एल डी आई बाई डी टी से पोटेंशियल घट गया, देख लो भाई अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो अपने आप ये घटने वाला चीज बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? आप ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद अपने आप आपको मिल जाएगा VC माइनस VD बराबर एल डी आई बाई डी टी। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ डी आई बाई डी टी। इफ डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, माने समय के साथ करंट बढ़ रहा है, तो VC ज्यादा होगा और VD कम होगा। अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव हुआ, मतलब आई समय के साथ घट रहा है, तो अपने आप VC कम हो जाएगा और VD ज्यादा हो जाएगा। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं सर कि सच्चाई जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। करंट ऐसा जा रहा है, ठीक, करंट ऐसा जा रहा है। अब अगर हम इसमें कह दिए आई इज इंक्रीजिंग, आई इज, तो सच्चाई ये होगा कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये, और इसके बीच में एक बैटरी बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, एल डी आई बाई डी टी का, कहो हाँ, कोई दिक्कत? लेकिन तो पोटेंशियल घटेगा। देखो यहां से यहां जाओगे, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q, तो ये Q हो जाएगा और ये P हो जाएगा। अब अगर हम यहीं पर आपसे कह दें कि कुछ ऐसा है, ये इंडक्टर है, ये Q नाम है और ये P नाम है, इसमें करंट I है और ये इंडक्टेंस L है। तो अब हम कह रहे हैं कि I इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो अपने आप आपको ये बात समझ में आएगा कि Vp माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू VQ लिखिएगा, Vp माइनस VQ हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो Vp कम होगा और VQ, कहो हाँ। तो यहां पर जो बैटरी बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ऐसा, ठीक है क्या? और इस E का वैल्यू जो हो जाएगा सेम टू सेम क्या, L इंटू डी आई बाई। तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, इसमें कष्ट नहीं हो गया? सबसे बढ़िया बात क्या है कि भाई तुमको इंडक्टर करंट के डायरेक्शन में क्रॉस किए, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, और उसके बाद देख लो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो भी होगा उस हिसाब से बता दो ये कौन ज्यादा कौन कम। अगर VP ज्यादा होगा, VQ कम हुआ तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर, अगर VP कम हुआ VQ ज्यादा हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव पोल हो जाएगा और यहाँ इधर, ओके। सिंपल सी बात है दोस्त, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे जाके अगर बढ़ रहा होगा, यहाँ पर देखो करंट ऐसे जा रहा है और ये बढ़ रहा है करंट, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया वो कैसा आया, इस करंट के बढ़ते हुए करंट को क्या करेगा, घटाने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे करंट जा रहा था, समय के साथ घट रहा था, तो लेंज लॉ के मुताबिक ऐसा बैटरी बनना चाहिए कि घटते हुए करंट को बढ़ाए। यस और नो? समझ में आया बात? ठीक है सर, तो आप ये दोनों चीज लिख लीजिए। अभी जो हमने आपको समझाया वो क्या समझाया, केवीएल इन इंडक्टर। केवीएल इन इंडक्टर को एक लाइन में बोले तो क्या लिखेंगे, इफ यू क्रॉस एन इंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल विल ड्रॉप बाय एल डी आई बाई डी टी। ड्रॉप को अंडरलाइन कर देना कि कभी कभी ये ड्रॉप अप हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन डी आई बाई डी टी का साइन। दैट ओके, लिख लो। जैसे रेसिस्टर में हम करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो माइनस आई आर करते थे, इसमें भी करंट के डायरेक्शन में जाएंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी करेंगे, फिर देख लेंगे डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। लिख लो इसको।
पहले तो ये चीज लिख लीजिएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल इंडक्टर, फिर हम केवीएल का चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट पेज लिखिएगा। लिखिए जरा, ये पेज भी लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे 2 स्टार किए हैं, लेकिन इस दोनों के चक्कर में हमको नहीं लगता आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, ऐसे और ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे ही कर लो। यहाँ पे डी आई बाई डी टी से मॉडुलस हटा दो, बात समझ में आ जाएगा। नहीं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे कर लीजिए, डी आई बाई डी टी से मॉडुलस हटा दीजिए, जो पहले किए हुए हैं आप, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसा कर दिए हैं आपको कि तुमको समझ में आए। तो थोड़ा सा एक आध सवाल कर लेते हैं केवीएल पे, बोलो। हाँ सर, एक आध सवाल कर लेते हैं, सिंपल सा। कितना ओम दे दे, बोलो। 5 ओम, ठीक है। कितना हेनरी? 25 हेनरी, ठीक है। और ये कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। ये कितना ओम बोलना? 15 ओम, वेरी गुड। यहां पे करंट दे दिए, ठीक। इस पॉइंट का नाम दे दिए P, इस पॉइंट का नाम दे दिए Q, ठीक। फाइंड Vp माइनस Vq इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? इफ अगर ये दिया जाए कि I इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड ए पार्ट में it is increasing at the rate 2 एम्पियर पर सेकेंड। अब बी पार्ट में I 4 एम्पियर ही है एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये है सवाल, ठीक है। आपको बस केवीएल लगाना है इसमें। आई और डी आई बाई डी टी दे ही दिए हैं आपको, आराम से केवल केवीएल का इक्वेशन लिखना है और फिर मतलब करेंगे हम ही। हाँ जी, यहां से चलेंगे, ए पार्ट पहले कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? Vp माइनस आई आर कर देंगे, माइनस आई आर तो 4 गुणा 5, रेसिस्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस किया तो माइनस आई आर। फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी बाद में पुट कर देंगे, प्लस 10 अब माइनस 4 गुणा 15 दैट इज इक्वल टू वी क्यू, है ना। ए पार्ट में डी आई बाई डी टी के बारे में कितना दिया? +2। नहीं, ए पार्ट में डी आई बाई डी टी करंट बढ़ रहा है ना, +2, तो ये क्या हो जाएगा? Vp माइनस 20 माइनस एल की जगह पे 25 गुना डी आई बाई डी टी 2 प्लस 10 माइनस 60 बराबर वी क्यू। इज दैट ओके? तो 25 दूना 50, 20 70 और फिर से 60 तो 120, तो Vp माइनस वी क्यू बराबर, कोई दिक्कत? पक्का? अब बी पार्ट में यही डी आई बाई डी टी प्लस के जगह पे, तो यहाँ पे जो 2 है वहां क्या हो जाएगा? -2। कर लें इसको भी। बी पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? Vp माइनस 20 माइनस एल डी आई बाई डी टी में -25 इंटू डी आई बाई डी टी इज -2। बी पार्ट में डी आई बाई डी टी है -2, इज दैट ओके? और प्लस 10 माइनस 60 बराबर वी क्यू। नहीं, अब कितना हो जाएगा जरा देखना तो, ये 50 प्लस में और यहां पर माइनस पे, ये तो खत्म हो गया।
तो Vp माइनस VQ कितना हो गया? Vp माइनस VQ इज इक्वल टू 20। इज दैट ओके? बोलो। ठीक है, अब थोड़ा सा इंडक्टर को हम लोग देखते हैं। जैसे रेसिस्टर एक डिवाइस है, क्या करता है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ Q इंटू V। तो इंडक्टर क्या करता है, थोड़ा वो भी देखते हैं। ठीक है सर। लिखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक लाइन लिखिएगा कि इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर stores energy in the form of magnetic field। सुनिएगा मेरी बात, कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी क्या था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला होगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी है। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वैसे ही जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां भी एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माने यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितना होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे वहां होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई के जगह पे यहां क्या आएगा? बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0। यही काम करते हैं हम लोग। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय 2μ0। अभी तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिफाइन किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन दी, लिखते चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन, यार दो तरीके से बुक्स में दिया जाता है। एनसीईआरटी भी एक तरीका फॉलो करता है और बाकी तरीके से भी समझता है। जो सिंपल तरीके से जो समझाया जाता है वो ऐसे समझाया जाता है। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसमें क्या करता है, एक इंडक्टर ले लेता है लेकिन स्पेशल लेता है। कौन सा इंडक्टर हम लोग पढ़े हैं? इनफाइनाइट सोलेनॉइड। क्या है? तो एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड ले लेता है। अब इनफाइनाइट सोलेनॉइड दिया होगा तो क्या क्या चीज जानकारी दिया गया होगा इसमें? इसमें लेंथ दिया होगा, रेडियस दिया होगा और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया होगा। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक करंट पास करा दो। इसमें क्या कर दो? एक ऐसे करंट पास करा दो। ठीक। जैसे इसमें करंट पास कराओगे इस तरीके से करंट जाएगा इसमें, तो इसमें क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा और जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एनर्जी, वहां पे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय, अभी मान रहे हैं कि अंदर में वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं होगा तो म्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर से। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। एनीवे, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट।
बी का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट सोलेनोइड में? म्यू नॉट इंटू एन आई, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। कहो हाँ, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एनर्जी बाई एनर्जी स्टोर्ड बाई वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू, और ये क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2, आई स्क्वायर बाई 2। यस और नो? अब इसको हम लोग आरएचएस में लेके चले जाते हैं, बोलो। तो इसको अगर आरएचएस में लेके चले जाएंगे तो एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड बराबर हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर इंटू, अब जरा देखो, हाफ समथिंग इंटू आई स्क्वायर, ये समथिंग फॉर्मूला किस चीज का है? एल का, सेल्फ इंडक्टेंस का। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल होता है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया? हाफ एल आई स्क्वायर। एक तरीका तो क्या है कि इनफाइनाइट सोलेनोइड में हम लोग डिराइव कर लिए एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, आप बोल देंगे कि अब हर प्रकार के सोलेनोइड में यही वैलिड होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटर में होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे यू बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। कहो हाँ, ये किस फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइन दिखाए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसका वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो अभी हम डेरिवेशन किए उसमें हम एक स्पेशल केस ले लिए इनफाइनाइट सोलेनोइड का, और एनर्जी डेंसिटी के हेल्प से कैलकुलेट कर दी, है ना। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी होता है। इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है कि हम लोग एक इंडक्टर ले लें, एक इंडक्टर ले लें, इसका सेल्फ इंडक्टेंस ले लेते हैं आई, इसका सेल्फ इंडक्टेंस ले लेते हैं एल, और इसमें करंट पास करा देते हैं। इसमें करंट पास, तो इसमें अगर करंट पास करा देंगे तो ये इंडक्टर में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ये हायर पोटेंशियल, ये जो भी होगा वो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज दैट ओके? डी आई बाई डी टी नेगेटिव होता है, पोलैरिटी अपने आप चेंज हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर हम तुमसे ऐसा पूछें कि यहां से अगर हम कुछ करंट पास कराएं, यहां से कुछ करंट पास कराएं, मतलब इसमें भी कुछ करंट पास कर रहा है, तो इस बैटरी को जबरदस्ती हम एनर्जी दे रहे हैं ना। बैटरी इज बीइंग चार्ज और डिस्चार्ज? इट इज बीइंग चार्ज। डिस्चार्ज होता तो ऐसे करंट भेजता, अभी हम इसमें जबरदस्ती करंट भेज रहे हैं ना, तो ये चार्ज हो रहा होगा। तो चार्ज हो रहा होगा तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा पर सेकेंड। यस और नो? जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर नहीं, पावर स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड पर टाइम, जिसको हम लोग बोलेंगे पावर। तो वो पावर क्या होता है? E इंटू आई, है ना। तो ये जो पावर होगा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? इसमें माइनस में होगा। अगर ये देता है तो पावर प्लस में, कंज्यूम करता है तो माइनस। तो एनर्जी, इसका जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू आई। यस और नो? तो ये हो गया माइनस बी के जगह पे एल डी आई बाई डी टी इंटू आई दिस इज योर पावर, दिस इज योर, जो कि इसमें स्टोर हो रहा है। तो कह सकते हैं दिस इज रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, है ना, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है। ये हो गया डी यू बाई डी टी, डी यू बाई, तो डी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस एल आई डी आई, डी यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस एल आई। यस और नो? नहीं, डी यू नहीं होगा, एक मिनट। दिस इज बेसिकली डी यू अगर लिखते तो प्लस में आता, आप माइनस में लिख रहे हैं तो वर्क डन बाई बैटरी हो जाएगा ये, नहीं, रेट ऑफ वर्क डन बाई बैटरी। मेरा बात समझ में आ रहा है? बैटरी जो वर्क कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव?
नेगेटिव, बैटरी जो वर्क कर रहा है। तो अगर हम इसको dw/dt लिख देता हूं ना, ये नेगेटिव है ना, तो ये चीज जो आएगा ये क्या आ जाएगा, dw/बैटरी, ये वाला बैटरी। जो जितना बैटरी नेगेटिव में वर्क करेगा वो एनर्जी स्टोर होगा उसका माइनस साइन के साथ, उसका यस और नो, माइनस ऑफ dw/बैटरी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो du का वैल्यू हम लोग कहीं मक्खी बैठ गया, 2 मिनट रुक जाओ। यहां पे हमको बस एक छोटा सा चेंज गड़बड़ कर दिया कि यहां पे लिखना पड़ेगा हमको रेट ऑफ वर्क डन बाय ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड के द्वारा जो वर्क डन है वो ये होगा, नहीं माइनस v इंटू आई। और ये dw का वैल्यू हो गया। एनर्जी स्टोर क्या होगा, बैटरी पर जितना वर्क किया जा रहा है वो एनर्जी स्टोर में हो जाएगा, तो इसी का क्या आएगा माइनस। तो du बराबर क्या हो जाएगा, LI/di। इज दैट ओके, क्लियर। इसमें करंट I जा रहा था, I से बढ़ के क्या हो गया, I प्लस di हो गया, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी कितना स्टोर हो गया, LI/di। इज दैट ओके। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड अगर हम लोग को पता करना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ LI/di। L का वैल्यू L बाहर, इंटीग्रेशन I/di। I का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से जो भी करंट आया है ना, जहां तक ये रीच किया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, I/di इज I²/2, तो LI²/2 ये एनर्जी स्टोर हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ LI²। तो ये एक तरीका है एनर्जी स्टोर के बात को समझने का, जेन्युइन तरीका है कि अगर किसी भी बैटरी में का पोटेंशियल भी है और करंट इसमें आई है, तो ये बैटरी 1 सेकंड में कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा, V इंटू आई। 1 सेकंड में कितना एनर्जी स्टोर करेगा, V इंटू आई, और उस V का वैल्यू कितना है, LDI/dt। तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा 1 सेकंड में, उसका वैल्यू डायरेक्टली अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये लिख देंगे du/dt इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज LDI/dt इंटू आई। माइनस साइन के लफड़ा से कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, बोलो। यहां पर हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोले कि ये कितना एनर्जी स्टोर किया, या फिर कर लो कि वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होगा और एनर्जी स्टोर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट ओके, कोई दिक्कत, ठीक। इसको लिख लो, पहले तो ये लिख लो सर, यही से स्टार्ट किए थे ना, ये एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के थ्रू हम लोग देखे एनर्जी स्टोर, और दूसरा हम वर्क डन के थ्रू देख लिए। नेक्स्ट पेज लिखा जाए सर। हाँ, आपको ये याद रखना है, U बराबर हाफ LI²। जैसे कि कैपेसिटर में हाफ CV² याद करते हैं या Q²/2C, वैसे ही यहां पर भी हाफ LI² याद करना है। दूसरा तरीका ये है, ऐसे भी देख लें। ठीक है सर। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अभी हम लोग एक टर्म होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में उसका चर्चा अलग से किया जाएगा। जैसा रेसिस्टर में होता है वैसा ही यहां भी होता है। L1 है और ये L2 है, ये Q है और ये P है। तो आप इसके अक्रॉस एक L इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, वो हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है सर, कहिए। और यहाँ पे केवल ध्यान दे, ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे वी हैव नॉट कंसिडर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है तो यहाँ पे +-2m आ जाता है, बट उसका चर्चा भी नहीं करेंगे। तो विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कल के नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आएगा। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जैसा कि हुआ करता है
रेसिस्टर में वैसा ही, ये L1 ये L2, इसका नाम P इसका नाम Q। तो P और Q के बीच में आप क्या करेंगे, एक L इक्विवेलेंट लगा देंगे। 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L2। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिख लीजिएगा इसको। इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किए हैं। विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बताए तुमको, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, बताने का कोई जरूरत है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा L1 di बाई डी टी, इसमें हो जाएगा L2 di बाई, इसके अक्रॉस L इक्विवेलेंट di बाई V1 प्लस V2 को क्या लिखेंगे, नहीं समझे? V1 और ये V2 और ये दोनों मिल करके V, तो यहां पर भी V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V नीचे वाले से लिख लो, V1 V2 ऊपर वाले से, तो नीचे वाले से V क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। V1 क्या हो जाएगा, L1 इंटू डी आई बाई डी टी। V2 क्या हो जाएगा, L2 इंटू डी आई बाई, दोनों जगह डी आई बाई डी टी सेम ना, कट जाएगा, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। यस और नो? सिमिलरली इसमें भी चाहोगे तो कर सकते हो क्या, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, तो V बराबर L डी आई वन बाई डी टी, V बराबर L डी आई टू बाई डी टी। ये I1 ये I2 और ये I1 प्लस I2, नहीं बोलो, जिसको हम लोग लिख देंगे I नेट। दैट ओके? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर हम इस पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोल दे तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं L1 डी आई वन बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो L2 डी I2 by, and that is also L equivalent di by dt। yes or no? तो इसमें di by dt की जगह पे क्या लिखेंगे, V by L equivalent, यहाँ पे लिख देंगे V by L equivalent, और di1 by dt की जगह पे V by L1, और di2 by dt की जगह पे V by L2, V भी तो 1 by L equivalent बराबर 1 by L1 प्लस 1 by दैट ओके? समझे ना बात, जैसा करते थे उसमें रेसिस्टर में, ठीक। शुड आई मूव, बोलो? ओके, लिखिएगा LR सर्किट, अगले क्लास भी चलेगा ये, आज तो जस्ट श्री गणेश होगा इसका, केवल ज्यादा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। LR सर्किट हमको दो, जैसे RC सर्किट में को भी दो पार्ट में करते थे ना, एक बार चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एक बार, तो यहां पर भी करेंगे, एक बार ग्रोथ ऑफ करंट और एक बार डिके ऑफ करंट, है ना? तो पहला चीज जो हम लोग करते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। सर्किट कैसा लेंगे समझिएगा, ये एक स्विच है, इसको रेसिस्टर को R कर देते हैं और इसको E मान लेते हैं, ठीक। और ये एक प्योर इंडक्टर है, ये एक प्योर एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0,
एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट इन इंडक्टर एट एनी टाइम t, इंडक्टर एट एनी टाइम t। ठीक, इसमें भी एक सबसे सिंपल ये नहीं होता, सबसे सिंपल तो ये होता है जिसमें सर्किट में रेसिस्टर ही ना हो। जैसे एक मिनट, एक और जो सबसे सिंपल फॉर्मेट है, आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा। ये आइडियल इंडक्टर है, रियलिटी में ऐसा कुछ होगा नहीं। बैटरी का एमएफ ई है, स्विच एस है, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, और हम कह दिए एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया कि फाइंड करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे इंडक्टर में करंट बताओ। हाउ विल आई प्रोसीड, या हाउ शुड आई प्रोसीड, क्या करें? किसी टाइम t पे सर्किट बना लेते हैं। यहां पे कहा किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t सर्किट बना लिए। मान लेते हैं इस समय में करंट I है। ठीक, हमको ये I ही पता करना। क्या करना होगा, क्या करना होगा? KVL लगाना होगा इसमें। KVL लगाते हैं, यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा? प्लस ई नहीं, और फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। सोचना नहीं है, करंट के डायरेक्शन में इंडक्टर को क्रॉस करना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का साइन अपना ध्यान खुद रख लेगा। इज दैट ओके? एंड वापस से कहां आ गए? तो दैट इज क्लोज लूप हो गया। तो यहां से हम लोग E का वैल्यू क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको क्या लिख लें? E बाई एल इंटू डी टी बराबर डी आई। इसके बाद क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पे करंट है 0, किसी टाइम t पे करंट है I, किसी टाइम t पे करंट है I, तो टाइम 0 से t, करंट 0 से I, तो ये क्या हो जाएगा? ई टी बाई एल दैट इज इक्वल टू I माइनस 0। यस और नो? तो करंट का वैल्यू कितना हो गया इसमें? E बाई एल इंटू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आपको अगर ये आइडियल सर्किट मिल गया, जबकि जो कि सच्चाई में कहीं मिलेगा नहीं, अगर मिल गया तो करंट और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे करंट इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आइडियल इंडक्टर हुआ ये, तो इसमें इनफाइनाइट करंट पास करने लगेगा स्विच क्लोज करने के थोड़ी देर बाद। इज दैट ओके? तो लेकिन ये ऐसा रियलिटी में होगा नहीं। ये कैसा था? आइडियल सर्किट। इसमें पूरे सर्किट में कुछ भी रेजिस्टेंस था ही नहीं। सो दिस इज केस 1। लेकिन यहां पर जो हम लोग किए हैं, इसमें तो कुछ ना कुछ करंट, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग इसमें? वैसे ही करेंगे जैसे वहां किए थे। नहीं, क्या करेंगे हम लोग? एट टाइम टी पे क्या बना लेंगे? सर्किट बना लेंगे। ठीक है सर, बनाते हैं। ऐसा हो जाएगा। इसको क्या E, ये R, नहीं ये L। करंट कैसे ले ले सर? ऐसे करंट ले लें, बोलो, और फिर इसमें KVL लगा दे, लगा दे। तो यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा? प्लस E, फिर इसके बाद माइनस आई आर, फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना। E माइनस आई आर बराबर एल डी आई बाई, कोई दिक्कत? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? L को इधर ले आएंगे और E माइनस आई आर को, ये पूरे ब्रैकेट को नीचे में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एल डी टी बराबर डी आई बाई ई माइनस आई आर, डी आई बाई ई माइनस
दैट ओके। कहां से कहां क्या कर सकते हैं इसके बाद, इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना ले लें? देखो अभी हम t इक्वल टू 0 पे करंट 0 लिए हैं, इन केस अगर कुछ ऐसा दिया जाता तो फिर हम वो वाला करंट लेते। तो t इक्वल टू 0 पे करंट 0 और किसी टाइम t पे करंट i, इज दैट ओके? बोलो। तो ये वाला क्या हो जाएगा? t बाई एल, नहीं, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx बाई ए प्लस बी एक्स, एल एन ए प्लस बी एक्स बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा? एल एन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई माइनस आई, लेकिन इसमें लिमिट भी पुट करना, माइनस आर ही तो है बउआ, ठीक है। बेसिकली डी में यहाँ जो आई का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आता है ना। ओके, लिमिट पुट करेंगे तो इसको इधर ले आए, माइनस टी आर बाई एल, ये क्या हो जाएगा? एल एन ई माइनस माइनस एल एन ई, एल एन ई, दैट ओके? बोलो। सीताराम। इसको क्या लिख देंगे? एल एन ई माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू माइनस टी आर बाई एल, नहीं? बोलो। अब क्या आएगा? ई माइनस आई आर बाई ई बराबर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, एक साइड में रख लें, उसको बाद में रख देंगे, उसका नाम टाउ, उसका नाम क्या रख देंगे? टाउ। तो अब थोड़ा और बढ़िया से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई माइनस आई आर बराबर ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज एल बाई आर। यूनिट डायमेंशन बहुत कम देता है, ठीक। एल बाई आर का टाइम डायमेंशन क्या होगा? टाइम वाला डायमेंशन। टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। देखो ई की पावर में जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो जो टी का डायमेंशन होगा टाइम का वही कैपिटल टाउ का होगा, और टाउ इज एल बाई आर, तो एल बाई आर का डायमेंशन टाइम वाला डायमेंशन होगा। एनीवे, तो अब फिर से अभी भी तो कुछ बाकी है, इसको इधर लाते हैं, उधर ले जाते हैं। आई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा थोड़ा बताओ तो? आई बराबर ई इधर आ जाएगा तो ई को ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहां पर आर डिवीजन में, इज दैट ओके? अरे सीताराम। तो ये करंट का एक्सप्रेशन हुआ जो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहिए नहीं, रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इज दैट ओके? अब अगला काम क्या करना पड़ेगा हमको? पहले तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं, आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, उसमें दो अलग अलग टाइम के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा टाइम? एक टी इक्वल टू टाउ पे, 0 पे और इन्फिनिटी पे, है ना। तो कर ले क्या, फिर बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा। ग्राफ कैसा आएगा थोड़ा बताओ तो? डिक्रीजिंग। t इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा, क्या आएगा? t इक्वल टू 0 पुट करो, 1 माइनस ई की पावर 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो दैट इज 0। तो t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये वाला चीज आ जाएगा 0, है ना। t इक्वल टू 0 पे करंट यहां होगा, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? e बाय आर, नहीं? इज दैट ओके? बोलो। ये 0 और ये e बाई आर, ठीक है। t इक्वल टू टाउ पे भी कर लें, हाँ बताओ t इक्वल टू टाउ पे क्या होगा? अगर t इक्वल टू टाउ पुट कर दीजिएगा यहां पर
तो 1 माइनस ई की पावर -1 हो गया। तो ई की पावर -1 का वैल्यू होता है 0.37, 0.37। तो इसको हम लोग बोल लेते हैं E/R, और T इक्वल टू टाउ पे ये वाला करंट क्या आएगा 0.63 इंटू E/R, 0.63 इंटू E/R। तो जो फाइनल करंट आना है इनफाइनाइट टाइम पे, जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज E/R, उसका कितना परसेंट हो गया एक टाइम कांस्टेंट में करंट 63%। यस और नो? तो एक टाइम कांस्टेंट में ग्रोथ ऑफ करंट 63% ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होगा। अब इस बात को समझो कि तुमको स्विच ऐसे ही क्लोज करोगे, क्लोज करते ही करंट इसमें स्टैब्लिश हो जाएगा और बढ़ते 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 फाइनली कितना करंट हो जाएगा इसमें E/R, माने इंडक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। खैर उसका हम लोग चर्चा भी करेंगे, इनफाइनाइट T इक्वल टू 0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट का अलग से एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये रिजल्ट रट्टा मारना पड़ेगा और टाइम कांस्टेंट वगैरह का वैल्यू भी जो है ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, पहले क्या नोट करना चाहेंगे, ये कि इसके अगले वाला? इसके अगले वाला ये है सिंपल, ये आइडियल है सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस नहीं है। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अगला। पहला वाला आइडियल सर्किट है, सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। सच्चाई में ऐसा सर्किट कभी मिलेगा तुमको नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। अगला पेज चला जाए, ठीक है, लिखिए। पीछे पीछे, हाँ। तो ये नॉन आइडियल सर्किट है। ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ था वो सवाल था या थ्योरी का मेन जो उद्देश्य था वो वहां पे लिखा हुआ, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन है। हम इसमें ज्यादा फोकस नहीं किए कि T इक्वल टू टाउ पे क्या होगा, क्योंकि एक बार बताए हुए है ना ये सब। T इक्वल टू टाउ रखोगे 1 माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा। ई की पावर -1 का वैल्यू होता है 0.37। ओके, तो ज्यादातर चीज हम आपको कैपेसिटर में बताए हुए हैं। सर इसमें हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा T इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसा बिहेव करता है, जैसे कैपेसिटर में किए थे ना। T इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता था अगर इनिशियली अनचार्ज हो तो, और T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता था, ओपन सर्किट। तो यहां पर भी T इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इस सब का चर्चा हम लोगों को करना पड़ेगा और वो अगले क्लास में करेंगे भी। एट द सेम टाइम अभी तो हम लोग ग्रोथ देखे हैं, ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट भी देखेंगे। सर्किट थोड़ा कठिन हो जाएगा, एक से ज्यादा रेसिस्टर होगा तब कैसे करंट लिखेंगे वो बात भी होगा। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का नहीं लिखे हैं, वो अभी ही लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्राफ व्राफ का नेचर हमको बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं ना करना है, क्योंकि कैपेसिटर में किए हुए हैं ये सब चीज, आप देख लीजिएगा, ये है ना। थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर का चर्चा कर ले। नहीं, बस एक लाइन है। हाँ सुनिएगा मेरी बात बच्चों, क्या सब सीखे हम लोग, सो बताइए तो क्या सब सीखे कि ये एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस L है, यहाँ एक रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस कैपिटल R है, और ईएमएफ ऑफ बैटरी इज E। स्विच S को क्लोज किए, शुरुआत में इंडक्टर में कोई भी करंट नहीं था। S is closed, S is closed at T equal to 0। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किए इस सर्किट में एक करंट एस्टेब्लिश हो गया, हाँ कि ना। बैटरी का ईएमएफ E, रेसिस्टेंस R, इंडक्टेंस L। इस सर्किट में जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, कुछ इस प्रकार से। इस करंट का एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए क्या, E/R 1 माइनस E टू द पावर -T/,
टाउ, वेयर टाउ इज L बाई आर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये वो समय है जितने समय में इंडक्टर का करंट 63% ग्रोथ कर चुका है। हमको पता है कि इंडक्टर फाइनली इंडक्टर में करंट एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे करंट इन द इंडक्टर विल बी ई बाई आर। तो फाइनली करंट होगा ई बाई आर। उसका कितना परसेंट एक टाइम कांस्टेंट में आ जाएगा? 63%, 0.63 आ जाएगा। 0.63 इंटू ई बाई आर आ जाएगा एक टाइम कांस्टेंट में। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया। अब जरा हमको बताइए कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा वी लिख देते हैं, वो तो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। कहो हाँ, यस और नो। तो अगर हम डेल्टा वी का एक्सप्रेशन लिखें तो डेल्टा वी का एक्सप्रेशन में एल इंटू इसी का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई बाई आर, तो डिफरेंशिएशन मतलब ब्रैकेट से बाहर पहले टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टी का कोफिशिएंट को उतारना पड़ेगा ना, डिफरेंशियल चेन रूल से -1 टाउ उतर जाएगा, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कितना आया बोलो, ये कितना आ गया? एल ई बाई टाउ इंटू आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ। और टाउ की जगह पे हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे? एल बाई आर भी कट जाएगा और एल भी। तो डेल्टा वी का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यस और नो बोलो। अब हमको दो तीन ठो बात बता दो। T इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी कितना है, अक्रॉस दी इंडक्टर कितना है? T इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? मतलब T इक्वल टू 0 पे यहां और यहां के, इसके और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? क्योंकि T इक्वल टू 0 अगर इसमें रख देंगे, करंट में रख देंगे तो दिस विल बी 0। इसमें T इक्वल टू 0 रख देंगे तो 1 - 1 दैट विल बी 0। तो T इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट नहीं है, इसीलिए रेसिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी वाला है वो कहां चला जाएगा? इंडक्टर के अक्रॉस। इज दैट ओके? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि T इक्वल टू 0 पे सर्किट का बिहेवियर कैसा है, आप बता सकते हैं क्या? T इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट कैसा है? ओपन सर्किट जैसा नहीं है, करंट ही नहीं है, तो इस रेसिस्टर के रहने और नहीं रहने से कोई फर्क, सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो इंडक्टर बिहेव्स एज क्लोज शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? ओपन सर्किट। यस और नो? रेसिस्टर के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट है ही नहीं, तो इंडक्टर को आप हटा सकते हैं। तो एट T इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एलिमेंट। लेकिन ऐसा कब? इफ इंडक्टर वॉज इनिशियली हैविंग 0 करंट। इफ I एट T इक्वल टू 0 माइनस इज 0। 0 माइनस 0 प्लस का मतलब समझे ना? स्विच क्लोज करने से पहले अगर इस इंडक्टर में कोई करंट नहीं है तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद भी इसमें कोई करंट नहीं होगा और इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट एलिमेंट। यस और नो? तुम ही सोचो, ये T टेंड्स टू इंफिनिटी पे डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। T टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये वाला चीज क्या हो जाएगा? E इंटू ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। तो T टेंड्स टू इंफिनिटी पे डेल्टा V विल बी 0, डेल्टा V विल बी 0। तो हम T टेंड्स टू इंफिनिटी पे सर्किट को कैसा बना दें? T टेंड्स टू इंफिनिटी पे ऐसा है क्या सर्किट? इसमें इंडक्टर का कोई वैल्यू है, तो इंडक्टर बिहेव्स एज, अगर ऐसा सर्किट होता तो इसमें करंट कैसे कितना जाता? E बाई आर। ऐसा सर्किट होता तो करंट कितना जाता? E बाई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एलिमेंट एट T टेंड्स टू इंफिनिटी? तो एट T टेंड्स टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट
सर्किट एलिमेंट, दैट ओके? अरे है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कैपेसिटर का उल्टा हो गया, कैपेसिटर t इक्वल टू 0 प्लस पे कैसा बिहेव करता था? शॉर्ट सर्किट, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट। लेकिन t इक्वल टू 0 प्लस पे शॉर्ट सर्किट कब बिहेव करता था? वो जब कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज था, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो इसमें क्या है, t इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन सर्किट बिहेव करेगा कब? जब शुरुआत में इसमें कोई करंट ना हो, शुरुआत में इसमें कोई करंट ना हो, दैट ओके? और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। सोचो ना, t टेंड्स टू इंफिनिटी के पर अगर तुम ग्राफ देखोगे तो देखो ना, यहाँ पे करंट क्या हो गया, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे देखोगे तो करंट क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो उसका रेट ऑफ चेंज, तो एल डी बाई डी टी 0, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इज दैट ओके? तो कहानी से क्या सीख मिली? इसको हटा दें, ये वाला पार्ट को। अभी हम लोग क्या लिखे हैं इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। लेकिन हम लोग क्या माने हैं, इफ i एट t इक्वल टू 0 माइनस इज 0। हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, ये वाला बात हमेशा सही नहीं होता है। t इक्वल टू 0 माइनस पे अगर इंडक्टर में कोई करंट हो तो क्या होगा, उसका चर्चा हम लोग करेंगे। सच्चाई स्टेटमेंट होता है कि इंडक्टर अपने से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स को अचानक से बदलता नहीं है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आइडियल केस में शुरुआत में अगर इंडक्टर में कोई करंट नहीं है तो 0 माइनस पे जितना करंट था 0 प्लस पे भी उतना ही करंट होगा, दैट मींस इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। 0 माइनस पे 0 करंट था तो 0 प्लस पे भी 0 करंट हुआ, इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट, एंड t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। ये सारा, ये जितना भी एक्सप्रेशन है हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में दो चीज, LR सर्किट का करंट का एक्सप्रेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। t इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेव करता है, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, ये पता होना चाहिए आपको। और जो RC सर्किट है जो कैपेसिटर में पढ़ाए थे उसको थॉरोली पढ़ के आइएगा, उसका जरूरत खूब पड़ेगा, वैसा ही आपको हम मतलब कंपेयर कराएंगे कि देखो वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है क्या? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, LR सर्किट को और डिटेल में पढ़ेंगे। बाय बाय।